बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्ट्राइक 3 में मैं ज़कीर रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है नाजरीन, जुम्मे के दिन हमारा प्रोग्राम जो होता है उसमें हम गेस्ट को भी बुलाते हैं। हमारा प्रोग्राम 2 दिन होता है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 8 से 9:30 बजे है हमारा आपका साथ होता है। ट्यूसडे को हम खुद डिस्कशन करते हैं और हर फ्राइडे को एक गेस्ट आता है जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो तीनों स्ट्राइकर्स बैठे हैं, उसके बाद फिर मैं अपने गेस्ट के बारे में बताऊंगा। तीनों स्ट्राइकर्स एज यूजुअल हमारे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, फ़हीम, फातिमा और हारिस। वेलकम टू द प्रोग्राम फ़हीम, फातिमा एंड हारिस। नाज़रीन, हम लास्ट 2 प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसमें हमने बात की हीरोज़ के हवाले से, हमने बात की लीडरशिप के हवाले से, लीडर्स के हवाले से। काफ़ी अच्छी डिबेट उस पर हुई, काफ़ी अच्छे बातचीत उस पर हुई कि हीरो क्या है या क्या होना चाहिए, हीरो कैसा होना चाहिए, लीडर्स कैसे होने चाहिए हमारे। इसीलिए हमने आज अपने एक बुज़ुर्ग को यहाँ पे इनवाइट किया और हमें ये रास्ता दिखाने के लिए कि हीरो या लीडर इस मुल्क में कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वो इस मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से ख़ुद मिल चुके हैं और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें इनसे बेहतर और ख़ुद भी माशाल्लाह हीरो इस हवाले से हैं कि आप सब जानते भी होंगे, सैयद सजाद हैदर साहब सितारा जुर्रत, पठानकोट 65 वॉर के हीरो पठानकोट में जिन्होंने इंडियन के छक्के छुड़ा दिए जी, हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। और एक बहुत बेहतरीन किताब फ्लाइट ऑफ फैल्कन, ये वो बुक है जो उन्होंने लिखी है, बहुत ज़्यादा रिनाउंड बुक, बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉपुलर किताब है। आप भी अगर पढ़िएगा, दोबारा मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। बहुत ज़्यादा खुशामदीद सैयद सजाद हैदर साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ जी। कैसे सर आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमारी तशनगी है, बताइए कुछ बाबा कौम रहमतुल्लाह अलैह की पर्सनैलिटी के हवाले से हमें बताइए कि वो कैसे इंसान थे और पर्सनली आप क्या समझते हैं वो कैसे इंसान थे? शुक्रिया। पहले तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ कोई एक कैरेक्टराइजेशन कर सकूं, क्योंकि उनकी जो शख्सियत है उसको पाकिस्तानी तो जानते हैं जी। मेरी हसरत है कि हर एक पाकिस्तानी को जानना चाहिए कि कायद-ए-आज़म क्या चीज़ थे, किस किस्म के इंसान थे। सही। मैं समझता हूँ वो वलीउल्लाह थे और उनका जो किरदार था उसका मुकाबला मैं समझता हूँ कि इब्राहिम लिंकन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी खामियां थी। लेकिन जो वेस्टर्न रिसर्चर्स और ऑथर्स हैं, उन्होंने जब कायद-ए-आज़म को अब रिसर्च करके उभारना शुरू किया, उन्होंने कहा कि बड़ी बदकिस्मती कि ये एक शख्स जो कि इतनी ज़बरदस्त किरदार का मालिक था और जिसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो उनका कोई मुकाबला ही नहीं दुनिया की तारीख़ में जी, कि जिन्होंने एक दुनिया का जोग्राफिया बदल किया, तारीख़ बदली, एक नेशन स्टेट बनाई जी। और वॉलपोर्ट, स्टैनली वॉलपोर्ट जो एक बहुत माने हुए मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने लिखा कि ये मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ और इसको सरोजनी नायडू जैसे हिंदुस्तानी जो हैं लोग उनके मैं रेफरेंस से बताना चाहता हूँ कि वॉलपोर्ट कहता है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू अगर इकट्ठे मिला के उनकी काबिलियत देखी जाए तो वो जिना के करीब नहीं आ सकते। वाह। तो अब उस कंपैरिजन को ये इस कौम के खैर में जो हमारी जनरेशन के लोग हैं या उसके बाद के लोग हैं उनसे तो मैं तकरीबन मायूस हो चुका हूँ, लेकिन जो यंग जनरेशन है, आप लोग जो हैं, इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म का एक किस्म का साया आना चाहिए ताकि आप उनके किरदार को समझें, आप समझें कि उन्होंने क्या अचीव किया और क्या उन्होंने लीड पाकिस्तान को कैसे लीड दी। कि अगर उनकी जो बातें जो उन्होंने कही, जो स्पीचेस उन्होंने दी, मैं समझता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन उससे बन सकती थी। सही, बहुत अच्छी। लेकिन लियाकत अली ख़ान को ये मंजूर नहीं था और ये कहना जो है, ये मैं कह तो रहा हूँ लेकिन लोग बहुत हैरान होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है और मैं इसके मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मेरे
कज़न जो थे वो कायद आज़म के कार्डियोलॉजिस्ट भी थे और हमें उनसे बहुत कुछ मालूम होता था कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क्या उम्मीदें थी, क्या उनका विज़न था और उनके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग थे। सही। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि 60 साल में कायद आज़म की रूह को बड़ी तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि उनके बाद कोई शख्स नहीं आ सका इस मुल्क में जो कि उनका यानी मैं समझता हूँ 100वां हिस्सा जो उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए, वो भी कर सकते तो पाकिस्तान बहुत उभर के ऊपर उठा था। 100वां हिस्सा कि उन्होंने ये मुल्क बनाया और उस वक्त बनाया जब बाकी उनकी जो जितनी भी उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान ना टूटे, लेकिन मुसलमान का जो ये जगह है और उसकी जो शख्सियत है और उसकी जो फेथ है उसको प्रिजर्व किया रखा जाए, लेकिन वो नेहरू को मंजूर नहीं था। तो पाकिस्तान बनाया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उनका जो आखिरी लम्हे थे ज़िंदगी के, वो एक पाकिस्तान की कौम के लिए बड़े अफसोसनाक लम्हे होने चाहिए, क्योंकि वो सांस के लिए सिसक रहे थे। और मौरीपुर के पास एक बहुत वो जहाँ समुंदर आके रुकता है तो उसको डेड सी, तो बड़ी सख्त बदबू है, क्योंकि हम वहाँ पर कई साल में मौरीपुर में हमारे स्क्वाड्रन पोस्टेड थे, तो हम वहाँ से गुजरते हुए हमेशा अपने ओडी कलोन की अपने रुमाल से अपने वो रखते थे। वहाँ पे उनकी एम्बुलेंस टूटी पड़ी थी। ये थे बानी पाकिस्तान। और एयर मार्शल असर ख़ान जिन्होंने उस वक्त अपनी आंखों से देखा उस एम्बुलेंस को, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया ये, और वो एयर मार्शल असर ख़ान ने कभी मुबालगे की बात नहीं की। वो हमेशा हर चीज़ बड़ी सही और हर लफ्ज़ उनका हमेशा दुरुस्त होता है। और उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि मैं जाके कुछ करूं, लेकिन मिस फातिमा जिन्ना जो कि एक अखबार से उनको मक्खियाँ जो थीं वो उनके चेहरे से हटा रही थी, और ऑल्सो उसके साथ साथ ताकि उनको हवा मिले, ताकि उनके फेफड़े जो कोलैप्स हो रहे थे। और उनका जो पायलट था, अंग्रेज़ पायलट, उसके मैंने मेरी किताब में तो शायद मैंने अभी नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा है कि वो बहुत उनकी तबीयत नासाज थी और बड़ी मुश्किल थी कि वो ज़िंदा रहें। तो उस हालत में अब कहाँ थे वो सारे लीडर, कहाँ से वो सारे जो कि कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बनाने में हमने इतना वो किया था, जब कायद जो वहाँ थे वो सिसक रहे थे, आखिरी दम ले रहे थे। तो ये है एक बदकिस्मती। और मैं समझता हूँ, और मैंने अपनी किताब में ये लिखा है बड़े वाज़ह तौर से, कि मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन है, हमारी फेथ है कि उस वक्त अल्लाह ताला ने इस कौम पे एक साया डाला। क्योंकि जिस तरह बाबा कौम को आखिरी दम जो उनके निकल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसी वजह से हमें आज तक कोई लीडर नहीं मिल सका जो कि कायद आज़म का मैं कहता हूँ 100वां हिस्सा भी होते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी दी इस मुल्क के लिए, हर एक को मालूम है। और इसको कहते हैं शहादत। ठीक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि शहादत का लफ्ज़ उनके नाम के साथ, लेकिन जब इंसान एक अपने मुल्क के लिए जान बूझ के अपनी जान का नजराना पेश करता है, जब उसे कहा गया होता है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप अगर इतनी घंटे काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी कम होती जाएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो पाकिस्तान बनना बहुत मुश्किल है। तो इसको कहते हैं शहादत। बहरहाल उनको मेरे ख्याल में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी उनके कि शहीद मुझे बुलाएं या मुझे कायद बुलाएं। वो इन चीज़ों से ही वाज अबव ऑल दोज थिंग्स। तो उसके बाद आप देख लें, मैंने कायद आज़म को देखा जब मैं तकरीबन 13 साल की उम्र का था जी। और मैं 2 गज़ के फासले पे उनके पाँव में बैठा हुआ था। और वो कहानी है मेरी किताब में लिखी थी, किस तरह मैं वहाँ पहुँचा और कैसे मेरे वालिद जो थे मरहूम, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पायनियर्स में थे। उन्होंने वहाँ शुरू की थी बलूचिस्तान में। अच्छा। तो इस वजह से भी, और मैं स्टूडेंट फेडरेशन का ख़ुद बहुत मतलब कारकुन था, वेरी
जी जी फ़हीम, अगर आप पूछना चाहें कुछ। जी वो मेरे ख्याल है वाकया जी सर। तो वो मैंने उनकी स्पीच सुनी। वो स्कूल में स्पीच दे रहे थे, इस्लामिया स्कूल के अंदर। वहाँ स्टूडेंट्स पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी थी, जिसमें मेरे छोटे भाई डॉक्टर बुनियाद हैदर, जो इस वक्त दुनिया के बहुत मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट किए जाते हैं और चेयरमैन हैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अमेरिका में, उन्होंने 4 प्राइज़ेस कायद आज़म से लिए। और मैंने वालिद साहब से बहुत मिन्नतें की कि मुझे कायद से हाथ मिलाने की इजाज़त हो, तो वो इजाज़त मुझे नहीं मिली, क्योंकि वालिद साहब ने कहा कि ये कायद से हाथ मिलाना सिर्फ उन तालिब इल्मों को नसीब होगा जिन्होंने पढ़ाई में बहुत कामयाबी, और मैं पढ़ाई में दरमियान से भी ज़रा समझे नीचे ही था, तो मुझे इजाज़त नहीं मिली। लेकिन मैंने उनके अल्फाज सुने और इन रैप्ट अटेंशन, यानी उनका एक एक लफ्ज़ जो था ऐसे लगता था कि वो पत्थर में लिखा जा रहा है। और वहाँ से ये मुझे इंस्पिरेशन मिली जब उन्होंने कहा कि देन सम ऑफ यू यंग पीपल विल बिकम डिफेंडर्स ऑफ द कंट्री। तो वो डिफेंडर्स का जो लफ्ज़ था वो बड़ा ताकतवर था। तो उससे उस दिन मैंने फ़ैसला किया, इंस्पिरेशन लिया 13-14 साल की उम्र में। और यही उम्र होती है जब इंसान एक नौजवान शख्स के अंदर उसका नस्बुल ऐन जो है उसके सामने आना चाहिए। और यही मैं कहना चाहूँगा कि जब वो आ जाता है तो फिर वो इंसान ज़रूर कामयाबी हासिल करता है उसमें। तो ये वो वक्त था जब मैंने कायद को देखा, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, और कायद आज़म जो है मेरे दिमाग में अब तक हर लम्हा ज़िंदा रहते हैं।